Just a minute. ओके, प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट फील आया था? कॉन्सेप्ट तो इजी था, राइट? बस बॉट जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वहां पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जब ट्रांसलेशन पर हैं, हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मास को किससे रिप्लेस करें? I. आई, just a minute. Yes, I, fine. मास की जगह हम लोग आई लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी को Omega. ओमेगा। तो हमारे पास बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली सेम चीज है अगेन, वही जैसे हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर था, वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इंस्टीड ऑफ एम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्लेस कर रहे हैं हर जगह, एंड इंस्टीड ऑफ वेलोसिटी हम लोग वेलोसिटी डाल रहे हैं ओमेगा, राइट? यस सर। सो टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करें, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है ना, या आ रहा है? नहीं सर। तो अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो ये होगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब तो यहाँ मैं वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि सारे पार्टिकल्स जितने भी पॉइंट होंगे ऑब्जेक्ट पे, उन सब का वेलोसिटी अलग अलग होगा। हमने देखा था कि अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो सारे पार्टिकल का स्पीड v तो होगा ही, लेकिन अगर ये घूम भी रहा है साथ साथ तो इसका ओमेगा आर भी होगा, इसका पीछे की ओर ओमेगा आर होगा। तो नेट वेलोसिटी इस टॉप मोस्ट पॉइंट का v प्लस ओमेगा आर होगा, बॉटम मोस्ट का v माइनस ओमेगा आर होगा। तो जो हम लोग वेलोसिटी बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ I about center of mass into omega square। तो ये वाला जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला टर्म। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में है या फिर प्योर रोलिंग में है, तो हम लोग उसके लिए एक और टर्म बोल सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। मैं एग्जांपल करके बताता हूँ कि दोनों से सेम आंसर कैसे आ रहा है। देन यस।
एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लो एक डिस्क है, वो वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो अगर ये प्योर रोलिंग हो रहा है तो कंडीशन क्या होगा? प्योर रोलिंग हो रहा है तो कंडीशन क्या होगा? ज्यादा ना प्योर रोलिंग, आगे की ओर वी, ओमेगा। ये ओमेगा, राइट। तो वी इक्वल टू ओमेगा। अब अगर मैं इसे काइनेटिक एनर्जी लिखने का कोशिश करूं तो दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से दिस इज दिस। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ। अब देखो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के वोट लेते हैं। तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को लिखा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एम वी स्क्वायर बाई टू प्लस एम वी स्क्वायर बाई फोर, दैट इज थ्री एम वी स्क्वायर बाई फोर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इशिता कहाँ थी इतने लेट, मिस हो गया। इशिता का तुमको एक बार ब्रीफ करता हूँ, दो मिनट। या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ इंटू आई अबाउट प्योर रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। जो यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड जीरो है, उसके अबाउट वो प्योर रोटेशन में है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे? थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को लिख दो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो आंसर सेम आएगा, दैट इज थ्री एम वी स्क्वायर बाई फोर। तो हम लोग दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए। और जस्ट क्विक रिकैप, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोल रोल कर रहा है या फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन में है, तो उसके दो टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो सेम है हाफ एम वी स्क्वायर। एंड द अदर वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा वो वाला आई, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली हाफ इंटू आई अबाउट प्योर रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन लेके दिखाया, जैसे कि एक डिस्क है, वो वी वेलोसिटी से और ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो इधर हम लोग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर दें अबाउट सेंटर ऑफ मास, या फिर प्योर रोटेशन के अबाउट डायरेक्टली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दें। दोनों से आंसर सेम आएगा हमेशा। ओके फाइन। क्वेश्चन, एक स्फेयर है, स्फेयर मास एम रेडियस आर, ये वी स्पीड से जा रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ग्राउंड, एंड इट इज इन प्योर रोलिंग मोशन, प्योर
rolling motion. Find translational kinetic energy is to rotational kinetic energy. इसको ट्रांसलेशन लिख लेना. Translational kinetic energy is to rotational kinetic energy. And second, rotational kinetic energy is to total kinetic energy. आगे आंसर. ठीक है निरंजन. सर आप वापस से बताएंगे कि आपने क्या बोला, मेरा लैग हो गया था. हाँ, क्वेश्चन है कि अगर ये सिस्टम जो है, ये स्फीयर जो है वो प्योर रोलिंग मोशन में है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है. ओके. ठीक है, पहला वाले का क्या होगा? सही है निरंजन. पहले वाले का होगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन रोटेशनल इज हाफ इंटू 2/5. सही है खुशी. इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो आंसर क्या आ गया? 5:2. और दूसरे वाले का रोटेशनल का अगर तुम 2x मान लो और ट्रांसलेशन का 5x मान लो, तो रोटेशनल 2x और टोटल क्या हो जाएगा? 2x + 5x दैट इज 7x. कितने लोगों ने ये काम किया? 2x/7x डायरेक्टली 2/7 आंसर लिखा. किसी ने किया है क्या ये काम? या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर कर दिया? ठीक है निरंजन, देखो यहाँ पर अपना शॉर्टकट एग्जिस्ट कर सकता था, राइट. अगर ट्रांसलेशन को मैं 5x मान लेता तो रोटेशनल 2x हो जाता. सो रोटेशनल इज 2x अपॉन टोटल इज 5x + 2x. तो 2:7 जल्दी आंसर आता. Yes, sir.
कोई दिक्कत किसी को? Okay. अब देखो, जब हम लोग का प्योर रोलिंग मोशन है, तो प्योर रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग मोशन कराने के लिए क्या फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है? हम लोग स्टार्ट करने के लिए, रोलिंग मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर वेलोसिटी दे दिया बस, तो टू स्टार्ट अ रोलिंग मोशन फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर बस मैं वेलोसिटी दिया तो फिर अचानक से रोल तो करेगा नहीं, फ्रिक्शन होना चाहिए। तो टू स्टार्ट अ रोलिंग मोशन फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। बट अगर मान लो मैंने इसको रोल करके छोड़ा, मैंने इसको वी वेलोसिटी दिया और इधर ओमेगा दिया, एंड सच दैट v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो क्या फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है क्या? अभी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है? नो, राइट। तो इन दिस केस फ्रिक्शन इज not required, not required to continue rolling motion, to continue rolling motion। इस केस में फ्रिक्शन नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो ये समझा नहीं, मतलब फ्रिक्शन क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? क्योंकि उस वो ऑलरेडी उसके पास ओमेगा है, अब वेलोसिटी भी है। तो देखो, वेलोसिटी कोई कम करेगा क्या? वेलोसिटी तो डिक्रीज हो नहीं रहा है इसका, और ओमेगा डिक्रीज करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हर इस टाइम पे वी और ओमेगा सेम रहेगा, तो हमें इस केस में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचो कि ये है ऐसा, मैंने वी दिया, अभी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं फॉर प्योर रोलिंग, या फिर टू यस स्टार्ट सर, प्योर हाँ। रोलिंग? तो अगर मेरा ऐसा सिस्टम है, तो टू स्टार्ट प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, टू स्टार्ट प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, अगेन फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, लेकिन अगर इसी केस में एक बार समझ लो, फिर नोट कर लेना। अगर मैंने वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी दिया और ओमेगा भी दिया, अब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं फॉर प्योर रोलिंग, टू कंटिन्यू प्योर रोलिंग? नो सर। ओके खुशी, जस्ट समय, टू कंटिन्यू प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट? फ्रिक्शन इज, चलो देखो पिछले स्लाइड में क्या था। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दिया, ठीक है, या फिर कुछ पुश किया, मान लो F4 से पुश किया, लेट्स, तो अगर मुझे प्योर रोलिंग चाहिए, मैं सेंटर पे पुश फोर्स लगाया हूँ F, अगर मुझे प्योर रोलिंग चाहिए तो ओमेगा चाहिए होगा, राइट खुशी? यस। अब अगर तुम सेंटर पे बैठ के देखो, तो कोई टॉर्क है क्या? नहीं। नहीं, तो ओमेगा या फिर अल्फा जनरेट नहीं होगा, और ओमेगा या अल्फा जनरेट नहीं हुआ तो प्योर रोलिंग कैसे होगा? इस केस में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है पीछे की तरफ, तभी ये क्या होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो सकता है। तभी हम लोग लिख सकते हैं ना, F माइनस एफ इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू आई, F प्लस आर इक्वल टू आई अल्फा, एंड A इक्वल टू अल्फा आर, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पर टू स्टार्ट प्योर रोलिंग हमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। बट नेक्स्ट केस में, अगर मैंने ऑलरेडी वीक प्योर रोलिंग कर दिया है,
ऑलरेडी प्योर रोलिंग मोशन है, तो अब ना ही मैंने कुछ फोर्स लगा नहीं रहे हम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और फ्रिक्शन रहे या ना रहे, अगर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो ओमेगा चेंज नहीं करेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं है और ओमेगा भी चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा, हार्ड स्टैंड प्योर रोलिंग रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता भी, तो क्या यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? नहीं। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तो अगर रिलेटिव मोशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन अगर होगा भी तो नहीं लगेगा वहां पे फ्रिक्शन, राइट? फ्रिक्शन प्रेजेंट भी हो फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। गॉट इट? हाँ। थर्ड वाले केस में अगर हमें प्योर रोलिंग मोशन चाहिए, तो डेफिनेटली इस पर क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो इसके पास एक्सीलरेशन है, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, ओके खुशी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, तो मुझे ओमेगा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और ओमेगा इंक्रीज करने के लिए मुझे फ्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा फॉर श्योर, या फिर अल्फा होने के लिए फ्रिक्शन होना ही चाहिए। नेक्स्ट वाले केस में, टू कंटिन्यू प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, या मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड, एक आंसर है नॉट रिक्वायर्ड। और सर फ्रिक्शन लगा तो भी प्योर रोलिंग होगा? इज रिक्वायर्ड, जरूरी है फ्रिक्शन, क्योंकि इस पर नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, राइट? तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और एट एवरी इंस्टेंट v इक्वल टू ओमेगा होने के लिए अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और ओमेगा कौन इंक्रीज कराएगा, फ्रिक्शन ही इंक्रीज कराएगा ना, राइट? वो mg sin थीटा तो ओमेगा को चेंज नहीं कर सकता है, वो सेंटर से पास कर रहा है, या फिर mg cos थीटा या फिर नॉर्मल, फाइन। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, okay, then this one, but friction will oppose motion. Why is friction required? Then friction is required to तुम ऐसा बोल सकते हो ना, friction is required to start rotatory motion. Otherwise the object will not start its rotatory motion, and v will not be equal to omega. Omega will be zero. Otherwise, you can say. Yes, sir. So if there is no friction, right? Sit at this point at the center, then torque due to friction will be zero if there is no friction. Torque due to mg sin theta, mg cos theta will also be zero, right? So there will be no torque or there will be no alpha. Alpha नहीं होगा तो ओमेगा नहीं होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, तुमको फील आ जाएगा क्या क्या तुमको यूज करना है। सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाँ जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है क्या? रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। और अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है,
तो एनर्जी लॉस जीरो होगा और हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी लॉस। और अगर फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जनरली एनर्जी लॉस जीरो होगा और कुछ टर्म होता नहीं है हमारे पास। तो ये कंजर्वेशन वाला भी काम हम लोग कर सकते हैं। सर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जीरो क्यों होगा? फ्रिक्शन वो देखो, वो क्या होता है वर्क डन का डेफिनेशन? वर्क डन क्या इज, सर लैग हुआ अभी सर, क्या बोली? वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है फिजिक्स में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस cos थीटा, राइट? यस फोर्स सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली फोर्स तुम्हारे किस पॉइंट पे लग रहा है? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जहां पे कांटेक्ट है, राइट? फ्रिक्शन का फोर्स। यस अब सर। उस कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है अगर प्योर रोलिंग है तो? जीरो है। जीरो है। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो ही होगा, राइट? यस। अब तो इन ये जो केसेस था ना ऊपर वाला, टू कंटिन्यू प्योर एज फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट, इस चीज पे देखो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर करेगा तुमको चीजें। जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक और इंक्लाइन प्लेन है ऑफ सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, sufficient friction for pure rolling. Okay, Khushi, just a minute. Sufficient friction for pure rolling. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे friction is absent. Friction is absent. Friction is absent. Friction है ही नहीं। दोनों जो वेज है वो फिक्स्ड है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा एट ए हाइट h, यहाँ पे भी सेम एट ए हाइट h एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, मास m, रेडियस r। अभी कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। जब ये बॉटम पे पहुंचेगा, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा दोनों केस में? फाइंड द स्पीड with which the object will reach the bottom in both case. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई रहने देना, मास को m, रेडियस r, पुट मत करना m का वैल्यू। दोनों केस में डिफरेंस क्या होगा पहले ये बता दो, फिर सॉल्व करना। हाँ देवांगी सही है। सेकंड व्यंजन, सेकंड केस में क्या होगा?
ठीक है, नहीं सेकंड केस में प्योरली नहीं होगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन होगा बेसिकली। रोटेशन होगा कि नहीं होगा सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होगा। तो पहले केस में और दूसरे केस में डिफरेंस क्या है? केस ए, जब सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव स्फीयर और कुछ भी हो सकता है, आई ले लो, जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दो। फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी भी होगा और ओमेगा भी होगा, राइट? और वेलोसिटी और ओमेगा में कोई रिलेशन होगा क्या? फर्स्ट केस में प्योर रोलिंग, राइट, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, यस खुशी। तो बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पर ले लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। सो इनिशियली हमारे पास एनर्जी था mgh, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 था, इज इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा को लिख दो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgh अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। फाइन। तो यस पहले वाले केस में हमेशा क्या हो रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, एंड एट एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी और ओमेगा में ये रिलेशन रहेगा, v डैश इक्वल टू ओमेगा डैश आर। हमने देखा था इसका एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बना था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट? कोई दिक्कत? इसको हम लोग एक और काम कर सकते थे, डायरेक्टली हम लोग इसको हाफ आई अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे। वो वहां से भी तुमको ओमेगा मिल जाता डायरेक्टली।
देखो बेसिकली ये क्या है, इस टर्म को देखो, आई प्लस एम आर स्क्वायर है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम ऑफ पॉइंट बन जाएगा बेसिकली। राइट। नेक्स्ट केस बी, ये नोट करना है तो नोट कर लो सारी चीज। कितने लोगों को रोटेशन डिफिकल्ट लग रहा है, हैंड रेज करना। रोटेशन डिफिकल्ट लग रहा है अभी तक, किसी को नहीं लग रहा है। रंजन निरंजन, और सेंटर ऑफ मास से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या सेंटर ऑफ मास जैसा ही है? सेंटर ऑफ मास जैसे मास जैसा ही है। थोड़ा सा डिफरेंट। ओके। रंजन, यस सर। ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है रोटेशन? बहुत नहीं सर, पर थोड़ा थोड़ा। ओके। एक बार कुछ क्वेश्चंस करना रंजन, पहले नोट्स करके फिर क्वेश्चंस करना, इतना क्लियर हो जाएगा, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ओके। ओके नेक्स्ट बी, केस बी में क्या होगा? फ्रिक्शन इज एब्सेंट, इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे? यहाँ पर जब आएगा तो क्या इसके पास ओमेगा होगा या नहीं होगा? सर ओमेगा नहीं होगा। ओमेगा नहीं होगा, इसके पास बस वेलोसिटी होगा, और एनर्जी लॉस भी कहीं नहीं हुआ है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी mgh इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये नॉर्मल सिचुएशन है अपना। देन यस सर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट है। हाँ दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों पाथ आइडेंटिकल है। यहाँ पे एक बॉल रखा, उसको वेलोसिटी v दिया और एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया। दिस वेज इज फिक्स्ड, और यहाँ पे दूसरे वाले केस में भी सेम काम किया, अगेन ये फिक्स्ड है, इसमें हमने एक बॉल रखा, वेलोसिटी v दिया, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया। इस वाले केस, पहले वाले केस में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, एंड सेकेंड वाले केस में फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। बोथ द inclined plane are identical in geometry, both the inclined plane are identical in geometry। तो बताना है दोनों पे हाइट राइज क्या होगा, या फिर किस पे हाइट राइज ज्यादा होगा, मैक्सिमम जो गेन इन हाइट होगा वो किस में ज्यादा होगा।
विच नहीं नहीं, वेज पे कितना हाइट ऊपर गेन करेगा निरंजन, ये बताना है। वेज पे कितना हाइट ऊपर तक जाएगा? हाँ, आया किसी का? इन सेकेंड देयर विल बी प्योर रोलिंग। नहीं खुशी, हमेशा प्योर रोलिंग होगा सेकंड में। अच्छा, सेकंड में तो प्योर रोलिंग होगा ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही। जब तक ये, जैसे ही ये हुआ ना, ये हल्का हल्का ऐसे स्टार्ट होने लगा इंक्लाइन होना, तो वेलोसिटी कम होने लगा होगा तुरंत में, और ओमेगा का चेंज होगा नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले सबसे पहले ये सोचो। क्या होगा जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो क्या होगा इसके साथ? इसका वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं होगा? अगर वेलोसिटी नहीं जीरो हुआ, पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिक्सेड। नहीं, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है उस टाइम तो वेलोसिटी जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ तो वो और ऊपर जाएगा, वो टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है इसका मतलब, राइट? अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो और ऊपर जाता। नेक्स्ट ओमेगा। ओमेगा क्या सीन होगा? जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? नॉट जीरो, क्यों निरंजन? मुझे लग रहा है जीरो होना चाहिए। और किसी का आंसर? फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन है तो अल्फा होगा ना, तो ओमेगा का क्या काम? तो वहां पर यहाँ पर क्या लिखा है तुमको? हर इंस्टेंट पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है फॉर प्योर रोलिंग। इसका मतलब एट एवरी इंस्टेंट देयर विल बी प्योर रोलिंग, राइट निरंजन? यस। और प्योर रोलिंग अगर होना है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होना पड़ेगा। v जीरो है तो क्या ओमेगा को भी जीरो होना पड़ेगा? यस सर, हाँ। ठीक है। तो केस ए में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो होगा और ओमेगा भी जीरो होगा। बट केस बी में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? केस बी सर में हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। वेलोसिटी जीरो होगा। सेम लॉजिक से, अगर जीरो नहीं हुआ मतलब और ऊपर जा रहा होगा, दिस मींस दैट इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट।
And what about omega in case B? Sir, omega not equal to 0. कितना होगा ओमेगा का वैल्यू? अगर मैं यहाँ पर v नॉट ओमेगा नॉट बोलूँ तो वहां पे क्या होगा वेलोसिटी ओमेगा एंड ओमेगा का वैल्यू? सही है खुशी, वेरी गुड। और किसी का? खुशी लॉजिक? सर फ्रिक्शन नहीं है तो उसमें कर्व नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, सही है निरंजन, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन है नहीं तो टॉर्क नहीं होगा, और टॉर्क नहीं होगा तो अल्फा नहीं होगा, और अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा चेंज नहीं करेगा। तो ओमेगा ओमेगा चेंज करने के बाद उसके लिए हमारे पास टॉर्क होना रिक्वायर्ड है अबाउट सेंटर। टॉर्क है ही नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया, तो ओमेगा ओमेगा नॉट ही रहेगा। मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो बॉल ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, लेकिन ये बॉल रुका हुआ होगा, राइट? Yes. सो इन केस ए हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल एनर्जी दैट इज mgh, sorry, initial energy was half mv square plus half I omega square is equals to, ये मान लिया h height तक ऊपर गया तो इज इक्वल्स टू mgh, क्योंकि ऊपर में काइनेटिक भी जीरो हो गया, दोनों काइनेटिक जीरो हो गया, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू mg से डिवाइड कर दो तो हाफ m प्लस आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओमेगा को वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दिया, इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम जी। वही हम लोग सेकेंड केस में क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास बनेगा एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes. फ्रिक्शन का क्या रोल है ये समझ में आया? एंड इन बोथ द केसेस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, क्योंकि सेकंड वाले केस में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, उसका वर्क डन तो जीरो होगा ही। एंड इन फर्स्ट केस दो फ्रिक्शन है, बट द पॉइंट इन कांटेक्ट हैज रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, so it is not moving in respect of the point in contact, so work done by friction is zero, और हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। डन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट किसी ने मुझसे डाउट पूछा था एक क्वेश्चन, चिन्मय वो तुम्हारा डाउट था क्या ऐसा वाला कुछ? कि यहाँ पर उसको ऐसा फंसा रखा है सेंटर से, ये डिस्टेंस है r बाई टू शायद, और जब ये ऐसे गिर के नीचे हो जाए, वर्टिकल प्लेन में है, और जब ये नीचे गिर जाए, मतलब अब जैसे ये फेल किया नीचे, अब सेंटर यहाँ, जिनमें तुम्हारा नहीं था। ये किसका डाउट था? देवांगी, खुशी?
किसी ने आज नहीं, मतलब लास्ट क्लास में डाउट ने पूछा था, जब ये नीचे आ जाए तो इसका ओमेगा क्या होगा, ये बताना था। चलो एक बार ट्राई कर लो क्या होगा। डिस्क एज्यूम करना। सिचुएशन समझ में आया क्या हुआ या नहीं? ठीक है, ओके। सिचुएशन में बस ये है कि मैंने एक डिस्क को ऐसे बांध रखा है इस तरह से। अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, एट अ डिस्टेंस r/2। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तुम बोल सकते हो इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। व्हाट इज सेड। हाँ, ये वाला जो एक्सिस है ना रंजन, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। उसके अबाउट प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोटेशन हो रहा है। ओके सर। तो जब ये नीचे गिर जाएगा, सिचुएशन यार पता नहीं तुमको समझ में आएगा कि नहीं। एक मिनट रुको, सिचुएशन में तुमको खोजता हूँ कुछ। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। व्हाट टू फाइंड सर, अंडर ओमेगा। एक मिनट, मैं तुमको एक फिगर से समझा रहा हूँ, एक मिनट होल्ड ऑन। वीडियो आ रहा है? यस। कौन सा बैक मेरा आ रहा है, मेरा चला आ रहा है, या ये आ रहा है, डिस्क आ रहा है? डिस्क। ठीक है। तो सिचुएशन ये है ऐसा कि यहाँ पर हमने इसको एक फिक्स कर रखा है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। ये mg नीचे लग रहा है। तो अब इसको छोड़ा तो क्या होगा, ये देखो। इसके अबाउट, इसके अबाउट ये ऐसे फ्लिप किया नीचे की तरफ, ऐसा फ्लिप किया, ऐसा था, और ऐसे फ्लिप करके नीचे गया। फाइन, समझ में आया? यस सर। तो जब ये नीचे पहुंचा होगा तो उस टाइम ओमेगा क्या होगा डिस्क का? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार्ट कैसे करें, किस चीज का क्वेश्चन है ये बता दो। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका क्वेश्चन है ये? कौन से टॉपिक का?
ये क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल सा है। देखो अगर हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ माने, व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है ना सर? उसी सर वो कौन सा नहीं, व्हाइट बोर्ड? स्क्रीन आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके देवांगी, खुशी कौन सा व्हाइट बोर्ड? सर वो चला गया था तो आ गया। आ गया, ओके फाइन। ठीक है, तो हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम करें, जहां तुम लोग बोले? सर वो ब्लू वाला वहां पे किसी पे। ब्लू वाले के सेंटर पे, ओके फाइन। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज, अगर हम लोग इसको जीरो पोटेंशियल लाइन माने तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी वाज mgr, r हाइट हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो। ना ट्रांसलेशन था ना रोटेशन था। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो क्योंकि सेंटर यहाँ आ गया। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिख लें? सर हाफ है ओमेगा स्क्वायर। आई कौन से पॉइंट के बोर्ड? आई का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें ये भी बता सकते हो? mr स्क्वायर। नहीं, हमारे स्क्वायर बाई टू नहीं, mr square by 2 plus mr by 2 r by 4। हमारे स्क्वायर बाई टू प्लस हमारे स्क्वायर बाई फोर। नहीं, खुशी तुम्हारा बहुत ज्यादा तक एक्यूरेट था, बस थोड़ा सा मिस हुआ। देवांगी तुमने जो पहला स्लाइड था हमारा वो क्या था? आज का जो पहला स्लाइड था इस पे बेस्ड है। लास्ट वाला यूज कर लो ना, हाफ इंटू आई अबाउट प्योर रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। खुशी तुमने ये यूज किया, हमारे स्क्वायर बाई टू प्लस हमारे स्क्वायर बाई फोर, बट तुमने कहाँ गलत किया? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर बाई टू नहीं होता है ना। इसके अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के केस में? हमारे स्क्वायर बाई फोर होता है ना। राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू आई अबाउट प्योर रोटेशन। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये फील आया क्या या नहीं? नो, ओके, ठीक है। ये देखो कौन से एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है? डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, राइट खुशी? हाँ ये जो डिस्टेंस है दैट इज, ये डिस्टेंस r बाई टू है। अब जो अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता तो मुझे पता है डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाँ तो खुशी, ब्लैक करा। क्या? हाँ सर समझ। ठीक है, तो एक्सिस तुम्हारा ना, एक्सिस कैसा है मतलब ऐसा तो नहीं है ना एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस ऐसा है इन द प्लेन ऑफ द फिगर।
तो एक्सिस हमें ध्यान से सोचना है कि कैसा एक्सिस है, उसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बाकी लोग समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने किस एक्सिस के अबाउट लिखा? हैंड रेज। रिमझिम फाइन। देवांगी ओके। बस दो। सर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के यहाँ पे लिखा ना। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा है। तो जिस एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन हो रहा है ना, हम लोग जो अपना पहला स्लाइड है, देखो क्या था पहला स्लाइड। हम लोग आइदर काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, हाफ इंटू आई अबाउट प्योर रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं अभी नीचे वाला लगा रहा हूँ, फिर ऊपर वाला लगा के भी दिखा दूंगा कि आंसर सेम आया है। ठीक है, मैं ऊपर वाला भी लगा के दिखा दूंगा कि आंसर सेम आएगा। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी समझ में आया कि एक्सिस ये वाला है, तो हमें मोमेंट ऑफ, ये वाला एक्सिस है हमारा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 लेना पड़ेगा, राइट? यस। तो बस इक्वेशन क्या बन जाएगा? एम जी आर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम आर 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एक और 2 बाहर भी है, एम आर स्क्वायर बाई 4 ही रह जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एम एम कैंसिल हुआ, आर आर कैंसिल हुआ, ओमेगा इक्वल टू 2 अंडर रूट जी बाई आर। डन। अब इसको हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उससे भी कर सकते थे। देखो कैसे। जब ये यहाँ पे आया ऐसा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से r बाई 2 डिस्टेंस पे मेरा सेंटर है, तो मान लिया कि इसके अबाउट वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है। अच्छा, मैंने तुमको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कभी कि ओमेगा एंड अल्फा इज सेम फॉर ए ऑब्जेक्ट, वो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग नहीं होता है, याद है? यस नो? देखो तुम्हारे नोट्स में होगा, स्टार्टिंग में बताया था, हाँ मैंने। तो अगर मेरा इस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और यहाँ से r बाई 2 डिस्टेंस पे मेरा सेंटर है, तो सेंटर का वेलोसिटी अंदर की ओर होगा ओमेगा r बाई 2, सेंटर का वेलोसिटी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर, सेंटर का ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ i, i क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन रहा है? m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 8 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 8, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। और इसको हम लोग वापस से mgr इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 इक्वेट करेंगे,
तो देखो आंसर सेम आ गया m। ये फील आया क्या? ये वाला नहीं फील आया होगा। अंडर रूट क्या बच गया? जी भैया। ये वाला समझ में आया मैंने क्या किया? दोनों सेम चीज है, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन और पिछला वाला सॉल्यूशन दोनों सेम। एक बार ये नोट करो, फिर वापस एक्सप्लेन करता हूँ दोनों। लेकिन निरंजन कूल। डन। हाँ, ये देखो ये डिस्क है, फ्रिस्बी। अब फ्रिस्बी, ये जो फ्रिस्बी है ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, राइट? अभी किस कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है ना, ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस फाइंड करने में कोई दिक्कत है किसी को कि कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? यस नो? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ओके देन। एक्सिस फाइंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना। जैसे मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट। फाइन। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जब हम लोग प्योर रोटेशन का बात कर रहे हैं, तो मान लो मैं इस ऐसे घुमा रहा हूँ, इस तरह से, तो डिस्क का ये वाला एक्सिस है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ इनटू, इस एक्सिस का न्यूमरेटर में होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट अगर मैं इस एक्सिस के बोर्ड घुमा रहा हूँ ऐसा, तो देखो सेंटर ऑफ मास से पास तो कर रहा है, तो हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन आई सेंटर ऑफ मास मतलब कौन सा एक्सिस? ये वाला एक्सिस जिसके बोर्ड रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये वाला एक्सिस ले लेना, नहीं, जिस एक्सिस के बोर्ड रोटेट कर रहा है वो वाला एक्सिस। अब इस पॉइंट से ये एक्सिस भी हो सकता है, ये एक्सिस भी हो सकता है, दोनों का मोमेंट डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट करेगा तो सिस्टम ऐसे घूमेगा, राइट? लेकिन अगर इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट करेगा तो ये ऐसे घूमेगा। ये फील आ रहा है सबको? यस नो? ओके। नेक्स्ट इज, अभी जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें क्या था? उसमें मान लो ये वर्टिकल पेन है, एमजी नीचे लग रहा है, एमजी इस डायरेक्शन में लग रहा है, फाइन। तो सिचुएशन क्या था? हम हमारा इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया है इसको। अब एमजी नीचे लग रहा है, तो एमजी नीचे लगने के कारण जो ये मेरा है ये इस तरह से घूम रहा था। मतलब ये पॉइंट फिक्स था, ऐसा घूम रहा था इस तरह से, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, ये वाला एक्सिस, राइट? ये वाला एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था। तो मुझे इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो प्लस एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर, जो पिछले वाले मेथड में किया था, मेथड वन में। एक बार मेथड वन देखो फिर से, क्लियर हुआ मेथड वन? मेथड वन सबको क्लियर हुआ? यस नो?
देवांगी रंजन। ठीक है, तो मेथड 1 में हमने बस एनर्जी कंजर्व किया और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है वो उस इंस्टेंट पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसके अबाउट लिया है। जो मेथड 2 है उसमें मैंने क्या किया, जो मेथड 2 है उसको देखो। मेथड 2 में मैंने बोला कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, राइट, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर था, सिचुएशन ऐसा था, इस टाइप से ये था। अभी ऐसा रोटेट कर गया तो सेंटर जो है वो इस पॉइंट से r/2 डिस्टेंस नीचे है, तो सेंटर का वेलोसिटी ओमेगा r/2 हो गया। ठीक है, सॉरी ओमेगा इंटू r/2 हो गया सेंटर का वेलोसिटी। अब फिर मैंने फॉर्मूला यूज किया, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। देखो, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ, अब i कौन सा एक्सिस, सेंटर के अबाउट पासिंग ये वाला एक्सिस। इसके बाद मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2, तो हाफ इंटू mr²/2 और उसका आधा तो mr²/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरीका समझ में आया? पक्का रंजन? यस सर, हाँ समझा। ठीक है, तो हम लोग का आज का जो रिमेनिंग क्लास है, नेक्स्ट क्लास ऐसे ही क्वेश्चन पे कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। तो मतलब हम हर क्वेश्चन पे एक्सियल रोटेशन पे आई निकालेंगे। वहां पे निकाल लो, तो मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल जाए ना तो काम बहुत सिंपल हो जाता है, सीधा तुम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हो। बट जरूरी नहीं है कि हर बार तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। उस टाइम क्या यस। करेंगे हम लोग, हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करेंगे। ओके सर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन निकल गया फिर तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा पता नहीं। जैसे मान लो एक रॉड है हमारे पास, मास m, लेंथ l, इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया। अब ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा, तो जब ये नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो बताना इसके सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? सर दिया हुआ ना एक्सियल रोटेशन। हाँ, यस। और कौन सा होगा, इन द प्लेन ऑफ द फिगर या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो बता दो सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा।
हाँ, एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं यहाँ पे? दोनों एक्सप्रेशन लिखना, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgl या फिर कुछ और? ठीक है खुशी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ? mgl/2, क्योंकि सेंटर यहाँ से, निरंजन फिर से गलती है। सेंटर को देखते हैं ना, सेंटर ने कितना डिस्टेंस नीचे आया? l/2 डिस्टेंस ना। तो जीरो पोटेंशियल लाइन यहाँ मान लो। तो इनिशियली हमारे पास एनर्जी था mgl/2 इज इक्वल्स टू हाफ, मैं पहला वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, प्योर रोटेशन वाला। तो मुझे इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। क्या ले? √3gl साइन हाफ m, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। दिवांगी नहीं, रमजन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आएगा आई थिंक। अच्छा तुमने ओमेगा बताया, वेलोसिटी बताना है। ये एल एल कैंसिल, ये एम एम कैंसिल, ये टू टू कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 3g/l का अंडर रूट। अब ओमेगा मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज अंडर रूट 3g/l इंटू l/2। ये हो जाएगा आंसर। एल को अंदर ले और रूट के, तो अंडर रूट 3gl/4 बन जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl/4। टू को भी रूट के अंदर ले आए। तो एक ये तरीका है मेथड 1। दूसरा मेथड से भी करके देखो क्या आ रहा। ये सबको क्लियर हुआ है मेथड 1? हाउ यू गॉट ml²/3? खुशी ये याद करना था ना कि इसके अबाउट ml²/12 होता है, तो प्लस ml²/4, ml²/12 प्लस ml²/4, that is 12 ml² plus 3 ml², that is 4 ml²/12, that is ml²/3। ये याद भी रख सकते हैं, ml²/3 बहुत कॉमन डेटा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rod about an end, ml²/3। तो ये हम लोग हो गए मेथड 1। व्हाट अबाउट मेथड 2? मेथड 2 अगेन बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgl/2 का ही होगा। मैं मान लिया कि इसका वेलोसिटी v है, और ये लेट्स से ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा l/2, क्योंकि यहाँ से घूम रहा होगा ओमेगा से। तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgl/2 इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, दैट इज ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से भी देखो आंसर सेम आ रहा है क्या? m m m कैंसिल, एक l कैंसिल, g/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l 1/8 प्लस 1/24, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू g/l। कुछ अलग आ रहा है क्या? ओमेगा आ जाएगा 6g/,
अच्छा ये एल नहीं था, ये टू था, g/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/। भाई एल का कहाँ पंगा जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर एल, तो यहाँ से भी आ गया ओमेगा इक्वल टू √3g/l, सेम चीज आ गया। तो कोई भी मेथड यूज करो, आंसर सेम आएगा। हाँ खुशी। मेथड वन, ये मेथड टू। अब ना तुम लोग प्योर रोलिंग वाले जो भी क्वेश्चन स्टक हुए होंगे एनर्जी के कारण, वो सारे क्वेश्चन भी मतलब सॉल्व कर सकते हो। और मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जो क्वेश्चन थे उसमें एनर्जी साथ साथ यूज था। तो मैं आज तुमको क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ प्योर रोलिंग के। तो अराउंड 83 से 110, अराउंड 28 क्वेश्चन है। तो ये 28 क्वेश्चन यहाँ से मैं एलन का मटेरियल भेज रहा हूँ, और उसके अलावा तुम लोग को अपने बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो रॉड है वो यहाँ पे हिंज है, एट अ डिस्टेंस l/4 फ्रॉम एन एंड। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन पे आएगा तो बताना है वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। ये तो क्वेश्चन नंबर 83 से 110 तक अटेम्प्ट रहना है।
क्या लिखे यहाँ पे? सेंटर L/4 नीचे आएगा, तो वही सेम एक्सप्रेशन mg L/4 इज इक्वल टू हाफ। बस आई बता दो, काम खत्म। आई क्या आएगा यहाँ पे? √3 GL/14, ये कैंसर आया, √3 GL/14। उसी वेलोसिटी बताइए या ओमेगा बताइए? वेलोसिटी, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे यहाँ पे? ml²/12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर, दैट इज ml²/16। तो ये आ जाएगा 4 + 3 7 ml²/48 48। तो यहाँ से एक m l कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दो तो 12, ओमेगा आ गया 24g/l, 7l का अंडर रूट। तो दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L/4, दैट इज अंडर रूट 24g/l इंटू L²/16 अंदर ले लेते हैं, L²/16। तो ये आ गया L कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट, उसी को चेक करना, मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है, 3GL/2 आ रहा है तुम्हारा, 7L। अच्छा, वहां पर 7 छूट गया है, ओके। एक 7 भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 14 बन जाएगा। फाइन फाइन, ठीक है। ठीक है, इजी था। mgh मतलब बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़े थे, तो वर्क एनर्जी पावर का एप्लीकेशन हो गया बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। बस थोड़े अच्छे से एप्लीकेशन हुआ है। ट्रांसलेशनल का एक टर्म ऐड हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, बाकी वर्क एनर्जी पावर ही है, राइट? ओके निरंजन, ठीक है। तुम लोग का काम क्या होगा, जहां से भी तुमको क्वेश्चन मिले, जहां से भी, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो रोटेशन के। एग्जाम कब तक है? मंडे तक या और आगे जा रहा है? अच्छा, बाकी स्कूल का क्या सीन है, एग्जाम कब है? 5 मार्च के स्टार्टेड अखिलेश। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 मार्च तक, फाइन। लेकिन तुम्हारा तो वही है, स्टेट बोर्ड ही है ना, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ऐसा नहीं कि केवल अखिलेश 15 मार्च। अखिलेश तो फिर गैप होगा यार तुम्हारे एग्जाम सब में, तो सारा टाइम एग्जाम को मत देना, बिकॉज